सो मेरे प्यारे बच्चों, हम हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन पढ़ रहे थे, है ना। हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें करी थी। कुछ मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जो कंपटीशन पर्पस से हम आपको लास्ट में कराएंगे। अभी मैं ना आपको कुछ सिंपल टॉपिक करवाता हूँ इस चैप्टर के अंदर, जो छोटे छोटे टॉपिक है उसकी बात करते फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सिंपल टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक टॉपिक है। टॉपिक बहुत सिंपल है, समझना। देखो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो मैं कहता हूँ कि मान लो ना, यहाँ पर ध्यान दो, बात बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, कांच का, शीशे का, और इसके अंदर ना मैंने कोई सामान डाल रखा है। मान लो कोई केमिकल डाल रखा है, कोई भी केमिकल डाल रखा है। मान लो ये कोई सब्सटेंस है ए, कोई ए नाम का सब्सटेंस। अब ध्यान से समझेंगे, बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, खत्म ही है आज तो, कुछ बचा नहीं है इसमें। सिंपल टर्म्स बचे जो बच्चों को आता नहीं है, बहुत टफ होता है, बहुत टफ। अब आपको बिल्कुल फोकस करना है, कुछ भी हो जाए बिल्कुल फोकस करना है, जान लगाना है पूरा। तो यहां पर ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का नाम है ए। अब यहां से मैंने ना एक लाइट भेजा, इस लाइट का मतलब होता है पीपीएल। अब तुम बोलोगे पीपीएल तो पता नहीं सर, आईपीएल का पता है। पता है आईपीएल का? इंडियन पिनल कोड, आईपीसी नहीं, आईपीएल इंडियन पिनल लीग, ठीक है। तो इंडियन पिनल नहीं, क्या बोल रहा हूँ, पीपीएल। पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड। क्या मतलब होता है? पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी मान लो कि ये लाइट है, ये लाइट एक प्लेन में, ऐसा मान लो ये प्लेन में लाइट एकदम मजे ले रहा है, बहुत मजा ले रहा है। अब ये जो भी सब्सटेंस है जो शीशे के गिलास में रखा है या शीशे के सिलेंडर में रखा हुआ सब्सटेंस ए, ये लाइट इसके अंदर गया, ये लाइट इसके अंदर जा रहा है। अब यहां निकलने पे हमने क्या देखा, ये ऐसे टेढ़ा हो गया। मतलब लाइट पहले ऐसा सीधा था, फिर आगे जाते टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? टेढ़ा। तो हमने क्या, ये जो रोटेशन हुआ है, क्या हुआ है? रोटेशन हुआ। किस तरफ हुआ रोटेशन? किस तरफ हुआ है बताओ? क्लॉकवाइज। किस तरफ हुआ है? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बात है सर, क्या बात है। और जब लाइट का क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ना, तो हम कहते हैं जो सब्सटेंस है हमारा, तो देयरफॉर सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब तुम बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव हम क्या मतलब क्या है सर, आप मुझे बताओ थोड़ा सा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? देखो लाइट ना, लाइट को हम बोलते हैं ऑप्टिक, स्टडी ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। यानी यहां पर ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट। तो ये जो सब्सटेंस है लाइट के प्रति एक्टिव है। देखो ये कोई सब्सटेंस है जिससे जैसे इसके अंदर लाइट गया, लाइट को पकड़ा, घुमा दिया, यानी लाइट के प्रति क्या है ये? एक्टिव। कि जब भी इसके अंदर से लाइट जाएगा ये मजे लेगा। इसमें मजे लिए, बात समझ पा रहे हो? तो ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर से लाइट, इसके अंदर से जो लाइट है वो निकले, और लाइट निकलने के बाद ऐसा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए। क्या हो जाए? एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो क्या रोटेशन हुआ? हाँ। क्या लाइट को उसने छेड़ा? हाँ। तो जब भी कोई सब्सटेंस लाइट को छेड़ेगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तुम सोच रहे हो इस वाले रूम में ज्यादा समझ में आता है, ऐसा है क्या? है? मजाक कर रहा हूं। तो इसको समझ रहे बात को, लाइट क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। छुट्टी पहने कोई? उम्र और कोई नहीं है? ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सब समझ में आ गया ना आप लोगों को, कि भाई या तो लाइट ऐसे रोटेट हो जाए या तो लाइट ऐसे रोटेट हो जाए। ये आपका क्लॉकवाइज है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों में से कैसे भी लाइट रोटेट हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो हम बोलते हैं इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। मैंने कहा कि मेरे हाथ में कोई सब्सटेंस है, उसमें लाइट गया और एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ रोटेट हो गया तो लीवो रोटेटरी, राइट की तरफ रोटेट हो गया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है,
तो ये सिंपल सी बात थी। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, क्या बोलोगे तुम? द सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसा सब्सटेंस जो पीपीएल में रोटेशन ला दे वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है? सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और एक होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है लीवो। तो फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो तुम मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, हमें एक टॉपिक समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम मैं आपको बताऊं तो टॉपिक हमें ना कायरल, एक वर्ड सुनना है, कायरल। कायरल, अब ये कायरल वर्ड ना सबको समझ नहीं आता। मतलब ये वर्ड उसी को समझ में आएगा जो स्वयं भगवान का अवतार है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, 5 लाख की शर्त लगा लो, तुम्हें समझ नहीं पाओगे, बहुत टफ है ये। मैं तुम लोगों को लग रहा हो कि हर बार 5 लाख का शर्त लगाता है, हर बार हम हार जाते हैं, इस बार भी हम हारेंगे, तुम हारोगे देखना। ये समझने के लिए सच में बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत ज्यादा बुद्धि। अब कायरल वर्ड क्या होता है? अगर मान लो कोई यहाँ पर कार्बन में एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन से, जो हमारे सिलेबस में इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। मान लो यहाँ पर कोई कार्बन है, अब इस कार्बन के आसपास मान लो मैं इधर कहता हूँ ए है, इधर कहता हूँ बी है, इधर कहता हूँ पी है, और इधर कहता हूँ क्यू है। तो आप देखो कार्बन के आसपास ना, कार्बन के आसपास इधर 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 चारों डिफरेंट डिफरेंट लगे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो जब भी कार्बन के आसपास चारों डिफरेंट हो तो हम कहते हैं ये जो कार्बन है ये कायरल है। क्या ये? कायरल कार्बन। क्या है? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। बस खत्म हो गया, ठीक है। अब कायरल कार्बन समझ में आया क्या होता है? अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, ये मॉलिक्यूल में तो कायरल सेंटर हो गया कि भाई इसकी वजह से कायरल है क्योंकि चारों इसके अलग अलग है। अब कायरल को समझने के लिए, अच्छा कायरल कई बार इसको वर्ड यूज करते हैं असिमेट्रिक। क्या यूज करते हैं हम? असिमेट्रिक, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, तो कायरल होने के लिए चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। उसके साथ साथ एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो मिरर इमेज है, बताऊंगा अभी इसका मतलब। मिरर इमेज मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब तुम बोलोगे ये वर्ड मेरे को समझ नहीं आया भाई, मिरर इमेज मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजिबल, मुझे समझ नहीं आया, मेरे को बढ़िया से बता भाई, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, फीस देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा ये कर्तव्य है। इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा, बहुत ABCD का अक्षर लूंगा, टफ लूंगा तो तुम्हारी ना क्या क्या निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं है, ठीक है। फिर तुम गर्मी का बहाना लगाओगे, गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है, पसीना है ये, पर पसीना इतना सारा नहीं होता है। और ध्यान दो, जैसे P है P, और ये मिरर है, मिरर, ध्यान देना, मिरर, ये P और ये मिरर है, तो इसका इमेज ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब इसको और इसको उठा के एक दूसरे पे रखूंगा तो क्या एक दूसरे पे फिट होंगे? नहीं। जब इस वाले बंदे का मिरर इमेज उठा के इसके ऊपर डालूंगा तो ये एक दूसरे पर फिट नहीं होंगे। फिट, अगर ये एक दूसरे पर फिट नहीं हो रहे हैं तो हम बोलते हैं मिरर इमेज मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। हाँ भाई, नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे के ऊपर इंपोज नहीं हो रहे। अगर एक दूसरे के ऊपर इंपोज नहीं हो रहे तो ये कहलाएगा कायरल। क्या कहलाएगा? यानी P जो लेटर है वो कायरल है। P क्या है? मेरी बात समझे नहीं समझे? तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो कायरल होगा, और कार्बन के आसपास अगर चारों चीजें अलग ही तो क्या होगा? कायरल। तो कायरल के लिए आप क्या डेफिनेशन बना सकते हो? अ मॉलिक्यूल इज said to be chiral. A molecule is said to be chiral if its mirror image is non-superimposable on it. If its mirror image is non-superimposable on it. कि अगर मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कायरल। ये सारी डेफिनेशन मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, अभी सीख लेते हैं और डेफिनेशन हम बाद में आपको लिखवा देंगे। पहले आप लिख लो, और डेफिनेशन चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, मैं दोबारा रिपीट तो मैंने कर ही दिया, इतनी बार लिख लो, खुद से लिख लो। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि कायरल तो मैंने बता दिया आपको कि इफ द मॉलिक्यूल्स देयर मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो कॉल्ड कायरल। अब बात करते हैं अकायरल। अच्छा, कायरलिटी किसे कहते हैं? कायरलिटी, जैसे हमने कहा कायरल तो हमने पढ़ लिया, कायरलिटी क्या है? कायरलिटी
तो ये जो प्रॉपर्टी इसी को कायरलिटी कहते हैं, कि नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, कि भाई सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मतलब जो प्रोसेस है, जो प्रॉपर्टीज को कायरलिटी कहते हैं। चल लिखवा दूंगा सारी डेफिनेशन, कायरल लिखवाऊंगा, कायरलिटी लिखवाऊंगा। अब हम पढ़ रहे हैं अकायरल। क्या पढ़ रहे हैं हम? अकायरल। अब अकायरल की पहचान पता है क्या है? अकायरल मतलब जो कायरल ना हो। तो एक तो सिंपल पहचान है कि मान लो कोई कार्बन है, यहाँ ए है, इधर भी ए हो गया, ले भाई यहाँ एच हो गया, इधर एच हो गया, या फिर इधर कहीं पर टी हो गया, तो ये दो सेम हो गए। दो सेम होने का मतलब है कि भैया वो कायरल नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हो? चेहरा काला आ रहा है, बहुत काला, कोई बात नहीं, ऊपर वाला मुंह काला कर रहा है मेरा। हाँ हाँ हाँ, चलो अब मेरी बात सुनो। तो ये तो हो गया हमारा अकायरल की पहचान, बहुत सिंपल। दूसरा ये है कि हमने मान लो ए बनाया, ए, और इसका इमेज ले लिया, तो ए तो ऐसा ही रहेगा। ए का जो मिरर है, ये मिरर, तो मिरर में जो इमेज रहेगा तो ए ही जैसा रहेगा। ए का मिरर इमेज, ए का मिरर इमेज सेम ही रहेगा। अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि भाई इसको उठा के इस पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएगा। सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या होता है? फिट होना। पीछे समझ में आ गया बात? तो सुपर इम्पोजेबल है, यानी अकायरल किसे कहते हैं? कि व्हेन मॉलिक्यूल, लिखो ऐसे लिखेंगे, इफ अ मॉलिक्यूल इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, अगर वो अपने मिरर इमेज पे क्या है? सुपर इम्पोजेबल, तो हम बोलेंगे भाई साहब कि वो अकायरल है। तो जो जो हमने पढ़ा उन सभी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है? फटाफट नोट कर लो, फिर हम कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो फिक्स है। तो अगर हम प्यारे बच्चों डेफिनेशंस की बात करें, तो हम यहाँ पे लिखा है कायरल। तो कायरल किसे कहेंगे? देखो, मॉलिक्यूल हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, कि ऐसा मिरर इमेज है कि दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा। फिर अकायरल क्या होता है? मॉलिक्यूल हैविंग सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, इसको असिमेट्रिक भी कहते हैं कायरल को, पता है? कायरल कहते हैं असिमेट्रिक। समझ में आ गया? तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो इसका नाम है कायरल भी है और असिमेट्रिक भी है। इसके चारों अलग होते हैं, इसमें चारों अलग बताया था। अब कायरलिटी क्या होता है? कायरल वाली प्रॉपर्टी को कायरलिटी कहते हैं। समझे मेरी बात को? बात समझे नहीं समझे? तो द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड कायरलिटी। समझ में आ गया कि मिरर इमेज का आपस में सुपर इम्पोजिबल नहीं होना, वो प्रॉपर्टी कायरलिटी है, और वो कहते हैं कायरल है उसको। क्या कहते हैं? कायरल। तो बहुत सिंपल टॉपिक था। अब एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, देखो, मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, उनको हम एक और नाम देते हैं इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स मतलब, मान लो ऐसे, सुनो मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे इनेंशियोमर का मतलब बताता हूं मैं आपको, कि हमारे पास ना, मेरी बात सुनो, हमारे पास मान लो कोई कंपाउंड है, ध्यान देना, समझो मेरी बात को। मैं कहता हूं मेरे पास कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, मान लो एक, इधर देखना ढंग से, HCH3OH, और यहाँ पर है C2H5, और इसका एक, अब ध्यान से देखना, OH HCH3C2H5, तुम्हें इन दोनों में क्या खास बात दिख रही है? कि ये दोनों में सब कुछ सेम है, तो ये आइसोमर्स है। क्या है? क्या ये आइसोमर्स? लेकिन जब इसको उठा के इस पर डालूंगा तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो इसका नाम रखा गया इनेंशियोमर्स। तो बोलोगे ये क्या है? इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स पता क्या होते हैं? कि भाई दो आइसोमर्स है जिनका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठता है। समझे मेरी बात को? दो ऐसे आइसोमर्स, आइसोमर्स नहीं है ये, आइसोमर्स ही तो है, सेम फॉर्मूला इनका। तो आइसोमर्स हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, आइसोमर्स हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस इज कॉल्ड इनेंशियोमर्स। चलो इसकी डेफिनेशन में लिखवाता हूं, आप इसे नोट कर लो एक बार। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत सिंपल है कि इनेंशियोमर हम समझ गए, द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। जब मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज ना हो तो उसको आप क्या कह सकते हो? इनेंशियोमर्स कह सकते हो। बहुत सिंपल है। तो पता है इसकी ना डेफिनेशन थोड़ी टफ सी है, कभी इनेंशियोमर आ रहा है, कभी कायरल, अकायरल। अब ना एक दो क्वेश्चन करते ताकि आप समझ पाओ।
क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है एग्जाम में कि बताओ भाई कौन सा कार्बन कायरल है, कौन सा कार्बन कायरल है। तो कौन सा कार्बन कायरल है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो हर कार्बन को देखो, ये भी कार्बन है, 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 ये भी कार्बन है। इस कार्बन को अगर मैं देखूं तो इधर 3H होगा, पता ना आप लोगों को, ये 4 बॉन्ड करने होते हैं। इस कार्बन को देखूं तो 2H होगा, इसके भी 2H होंगे, इसके भी 2H होंगे, पता ना बीच में 2H होता है, इसके भी 2H होंगे, और इसके कितने H होंगे, 3H, क्योंकि आपको पता है हर कोना एक कार्बन होता है, ये भी कार्बन 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 है। तो मेरे को एक भी ऐसा कार्बन नहीं दिखा, एक भी ऐसा कार्बन नहीं दिखा जिसमें चारों अलग हो। इसके तो 3H है एक साथ, इसके 2H है, इसके 2H है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता और यहां ब्रोमीन लगा होता, अब मुझसे बोलता कि बताओ भाई इसके अंदर कौन सा कार्बन कायरल हो सकता है, तो मैं इस वाले को देखता, तो मुझे पता लगता कि भाई इस कार्बन के नीचे की तरफ एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पे, ये 4 बॉन्ड करने होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों तो आपस में अलग है। इस तरफ क्या है, CH3, और इस तरफ है पूरा का पूरा अलग कंपाउंड है। समझ पा रहे मेरी बात को। इस कार्बन को अगर मैं अपना टारगेट बनाऊं तो इस कार्बन के आसपास एक तरफ पूरा CH3 है, एक तरफ H है, एक तरफ ब्रोमीन है, और एक तरफ पूरा का पूरा एक अलग दुनिया है। मेरी बात समझे। तो हम बोलेंगे ये वाला कार्बन हमारा कायरल है। तो कायरल पहचानने को आएगा, पहचान लोगे। ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको CH3 दे, कार्बन दे, CH3 H ब्रोमीन, बोले बताओ कौन सा कार्बन कायरल है, ये वाला कायरल है, क्योंकि इसके चारों तरफ नहीं, कायरल ये भी नहीं है, इसमें कोई कायरल नहीं है ना। अगर मैं इसको अलग बनाता है ऐसे CH2 CH3, अब कायरल हो जाएगा ये वाला, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो कायरल कायरल पहचानना समझ गए, कौन कायरल होगा कौन अकायरल होगा ये भी समझ गए। ठीक है, अब एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर होता है, वो मैं आपको करवाता हूँ, फिर ऑलमोस्ट हम एंड पर ही है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, कुछ छुड़वाया था क्या मैंने, कि कहा था लास्ट में करवा दूंगा, ऐसा कुछ कहा था क्या। सब तो देख लेंगे एक बार, अगर कुछ छोटी मोटी बात रह जाएगी तो। चलो, और इस चैप्टर में एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, वैसे छोटी मोटी टॉपिक्स और बताऊंगा मैं, एक बार NCERT गो थ्रू हो लेंगे, कुछ छोटा तो नहीं है। तो एक्स्ट्रा अगर मैं बात करूँ तो एक्स्ट्रा हमारे पास एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम बताऊं, उस टॉपिक का नाम है कार्बन रीअरेंजमेंट। कार्बन रीअरेंजमेंट, क्या बेटा, कितना अब ठीक है। चलो ठीक है बेटा, उसी में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्बन रीअरेंजमेंट, हो गया कार्बन रीअरेंजमेंट, है ना। अब बात करते हैं कि कार्बन रीअरेंजमेंट का टॉपिक क्या है, मतलब देखने लायक नहीं आ रहा क्या, आ रहा होगा, सही तो आ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कार्बन रीअरेंजमेंट का, तो इसके अंदर क्या होता है कि देखिए, इसके अंदर ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे SN1 रिएक्शन करवाना है, और मैंने ऐसे रखा कि भाई ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये CH3 है, ये CH3 है, ये अपना H है, ये अपना CH2 अपना बढ़िया चल रहा है, ये CH2, यहाँ मान लो OH लगा हुआ है, या कुछ भी लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन, है ना। और मैंने कहा यार मेरे को SN1 रिएक्शन करवाना है OH माइनस के साथ। तो आपको पता ही SN1 में क्या होता है, SN1 में ये होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाता है ब्रोमीन या क्लोरीन की जगह पर, हमने शायद क्लोरीन से पढ़ा था, याद है आपको, तो इस क्लोरीन की जगह पर OH लग जाएगा। लेकिन इसका फाइनल आंसर कुछ ऐसा होता है, CH3 OH CH2 CH3। अब फाइनल आंसर ऐसा आता है, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊं तो मान लो ये कुछ अलग है, ये CH2 CH3 है हमारा, ऊपर चाहे चलो वाइट से लिख देता हूँ ताकि अलग ना लगे, CH2 CH3, यहाँ भी CH2 CH3। मतलब क्वेश्चन को समझना आप, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ हल्का सा वैसे। अब मेरी बात से ध्यान से समझो, ध्यान से। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये जो कंपाउंड है, क्लोरीन यहाँ पर बैठा हुआ है, तो OH माइनस को कहाँ लगना चाहिए, क्लोरीन की जगह पे। OH माइनस को क्लोरीन की जगह पे लगना चाहिए,
मतलब इस वाले कार्बन पे यहां से सेकंड, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, हमें कहाँ लगाना चाहिए बताओ? सेकंड कार्बन पे लगाना चाहिए। क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन पे है, तो OH कहाँ आना चाहिए? सेकंड पर थर्ड पे आ रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा लगा हमें, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे रीजन समझते, रीजन देखना, ये बड़ा अजीब सा है क्वेश्चन, उसके पीछे रीजन समझना। रीजन ये है, मैकेनिज्म के अंदर रीजन छुपा हुआ है। मान लो हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये पहले ऐसे होगा कि ये CH3 है, ये कार्बन है, ये CH2, ये CH3 है, नीचे H है, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है। ये क्लोरीन पहले हटेगा, पता ना आपको, पहले कार्बोकटाइन बनता है, तो क्लोरीन जैसे हटेगा ये पॉजिटिव हो गया, हुआ नहीं हुआ? हमें रीजन जानना है कि लगना चाहिए दूसरे कार्बन पे, OH को लगना चाहिए दूसरे कार्बन पे, लेकिन OH लगा कहाँ? तीसरे कार्बन पे। रीजन जानना है हमें। तो हमने क्या देखा, हमने मैकेनिज्म जब पढ़ा तो समझ में आया कि ये देखो क्या चल रहा है, चल ऐसा रहा है कि मैकेनिज्म से पता लगता है कि यार यहां पर तो पॉजिटिव आएगा, जब क्लोरीन जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो ये जो बंदा है ना, ये बंदा, ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, दिख रहा है आपको? क्या है? 2 डिग्री कार्बोकटाइन। अब हमें पता है SN1 रिएक्शन ज्यादा चांस किस में होता है? 3 डिग्री में। किस में होता है? किस में होता है? तो ये बंदा कहता है कि यार ज्यादा मजा मुझे 3 डिग्री में आएगा, पर ये बंदा तो 2 डिग्री है, क्या है? तो यहां पर एक जादू होता है। जादू क्या होता है? यहां का बॉन्ड ना, ये लोग आपस में अरेंजमेंट करते हैं, तो तकिए रात को होता क्या, मैसेज हो जाते हैं। स्टार्टिंग में मजा आ रहा होता है ना? हाथ में जुम होता है, तो खुद को रीअरेंज करते नहीं करते, फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर हाथ को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, लगता है हाथ कट के गिर गया है। हुआ किसी के साथ? हाथ ही कटा है ना, ऐसा लगता है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वही वाली बात है, ये लोग मजा नहीं आ रहा है, स्टेबल फील नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे भाई? इनकी बॉडी है, रीअरेंजमेंट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, यहां से यूं करके रीअरेंजमेंट करते हैं, H को वहां भेजते हैं। अब जब वो H को वहां भेजते हैं तो पता क्या होता है? तो हमें मिलता है ऐसा कुछ, CH3 कार्बन, CH2 CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। अब जब H को इलेक्ट्रॉन के साथ वहां भेज देते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इस ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, इसको तो मजा आ गया, 2 डिग्री है, कितना है ये? ओ सॉरी, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो अब ये कहेगा कि अब मैं यहाँ पर रिएक्शन करवाऊंगा, मुझे मजा आएगा। तो जो बंदा OH माइनस यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हो कि भैया करना क्या है ये बताओ, वो कहेगा अब आ जा तू, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। तो सीधा बस अटैक कर देगा। इसीलिए आपका जो OH है यहाँ पे लगता है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राइड शिफ्ट। तो हमने यहाँ पर करवाया हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होता है? ताकि कार्बन जो हमारा है वो 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन जाए। क्या बन जाए? स्टेबल बन जाए। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ट्राई करना है कि 3 डिग्री पर रिएक्शन करवाओ। अगर SN1 की बात चल रही है, किसी बात चल रही है, अगर SN2 हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर SN2 हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। SN2 में हम वही का वही करवा देते, क्योंकि SN2 में तो जितना कम डिग्री हो उतना फायदा है। तो SN2 में तो यही लग जाता। चलो मैं कंक्लूजन दूं, तो कंक्लूजन ये है कि अगर कंपाउंड CH3 CH2 CH3 कुछ CH CH3 H और यहाँ पर क्लोरीन है, और हमने 2 रिएक्शन करवाया OH से, एक बार SN1 कराया, तो SN1 में आपको रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज करके, समझ रहे हो, आपको 3 डिग्री वाला बनाना है, कुछ भी हो जाए। तो OH यहाँ लगा दो, आपको 3 डिग्री वाला बनाना है, कुछ भी हो जाए। तो हमने 3 डिग्री मतलब हमने पीछे वाले पे लगाया, ताकि जो 3 डिग्री कार्बन है उस पे लगाया। यही तो है 3 डिग्री वाला यार, पीछे एक, आगे एक, ऊपर एक, 3 डिग्री वाला ये है ना, तो यहाँ लगाया। लेकिन वही कहता है कि भैया SN2 रिएक्शन है हमारा, क्या है? SN2। तो OH माइनस को हम पता है कहाँ लगाते हैं? अभी अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, सुनो, सब कुछ सेम रहता, यहां पर OH लगाते हैं, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, यहां पर 2 डिग्री। तो
SN2 के अंदर ना ट्राई करो कि 2 बने, 2 डिग्री बने, 1 डिग्री बने, पर SN3 में क्या ट्राई करो कि 3, सॉरी SN1 में क्या ट्राई करो कि 3 डिग्री बने। क्या बात समझ में आ गया? तो हमने अभी पढ़ा हाइड्राइड शिफ्ट। क्या पढ़ा हमने? कि हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है। इसे अच्छे से नोट करो, फिर हम पढ़ेंगे मिथाइल शिफ्ट। फिर एक बार एनसीईआरटी देखेंगे, कुछ छूट तो नहीं किया तुम्हारा प्यारे बच्चों। एक और हम देखने जा रहे हैं मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट में क्या होता है, ये सब वैसे शायद ये सब अब के एनसीईआरटी में नहीं है, ये सब थोड़ा डीप टॉपिक है, फिर भी मैं करा रहा हूँ। मुझे रिस्क लेना नहीं है, पता है ना, रिस्क नहीं लेना, सब कुछ कराना है। देखो मतलब सिंपल अगर हम बात करें ना, तो मिथाइल शिफ्ट में क्या होगा वो समझते हैं। देखो मान लो आपका ब्रोमीन यहाँ लगा है, लेकिन भगवान ने एक जादू किया, यहाँ पर इस बार CH3 दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि CH2 CH3 ये कोई कंपाउंड है, लेकिन ब्रोमीन यहीं पर है। अब हमने OH माइनस से SN1 रिएक्शन करवाने का प्रयास किया। अब SN1 रिएक्शन में तो आपको पता है कि ब्रोमीन जाएगा, OH आएगा, लेकिन अब होता क्या है, आंसर क्या बनता है? आंसर ऐसा बनता है, देखो, दिल 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 है, नहीं गाना नहीं गाऊंगा, ठीक है? अब तो दिल 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 है, ये कोई गाना थोड़ी है। पता लगे उधर से कई बड़ी कंपनी है, ये को कह रही है इसलिए गाना गाया है, ये गाना गा के कमा रहा है। इसे 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 एलिमिनेट करो भाई, इसे हटाओ। अब मेरी बात सुनो, क्या लिखा है देखो, ये जो CH3 है, दिख रहा है आपको? CH3 यहां है, ब्रोमीन यहां है, OH को लगना पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, OH को लगना है दूसरे कार्बन पे, पर जबरदस्ती OH कहां लग रहा है? तीसरे कार्बन पे लग रहा है। CH3 को होना चाहिए तीसरे कार्बन पे, CH3 कहां पहुंच गया? अब इसके पीछे लॉजिक पता लग गया? लॉजिक ये है कि ऐसा हुआ होगा कि सबसे पहले ये पॉजिटिव बना होगा, इसका जब ब्रोमीन हटा होगा ये पॉजिटिव बना होगा, और ये सेम ऐसा ही होगा। पर जो कार्बोकटाइन है 2 डिग्री है, इसके मन में आया लालच, ये गंदा आदमी, इसके मन में लालच आया कि नहीं मेरे को 3 डिग्री वाला चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा फील करेगा ना। अच्छा ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया, ये CH2 CH3 है, वहाँ भी बना दिया क्या यार? डायग्राम का बड़ा पंगा, इतने सारे हैं ना ये CH2 CH3 डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना कि सेम ही बनना चाहिए, ये भी सेम, ये भी सेम। अब यहाँ पर देखा इसको मैं 2 डिग्री हूँ, बहुत दुख दर्द तकलीफ है, तो इसने सोचा, क्या सोचा कि एक काम करते हैं, 2 को 3 बनाने के लिए यहाँ का जो CH3 है, ये यहाँ का जो CH3 है विथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ शिफ्ट मार देते हैं, समझे? तो यहाँ शिफ्ट मारने से क्या होगा बताओ? शिफ्ट मारने से क्या होगा बताओ? यहाँ CH3 पहुँच जाएगा, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। अब जो आपका OH माइनस है, जो फिरात में बैठा है कि कम मौका मिल जाए, उसको मिल गया मौका 3 डिग्री पे, इसीलिए जो हमारा आंसर है 3 डिग्री। नहीं समझ में आया? इस बार पूरा का पूरा मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। कौन शिफ्ट हो रहा है? समझे मेरी बात को? ये पूरा का पूरा CH3 शिफ्ट हो रहा है, इसको मिथाइल शिफ्ट कहते हैं, मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट भी करवा सकते हैं और हाइड्राइड शिफ्ट भी करा सकते हैं, ताकि क्या बन जाए बताओ? ताकि हमारी जेब में कौन सा आ जाए? 3D। अब आया नहीं तेरे को? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये मिथाइल शिफ्ट, इसे नोट कर लो कि भाई साहब अगर बाई चांस बगल में 3 डिग्री वाला कार्बन है तो OH वहीं पे लगेगा। और मैकेनिज्म में हो क्या रहा है बताओ? पहले 2 डिग्री वाला बनता है, जहां से ब्रोमीन जाएगा वो 2 डिग्री बनेगा, उसके बगल से हाइड्रोजन या तो CH3 जाके शिफ्ट हो जाएगा। और समझ में आ गया? फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर है ना, चैप्टर ऑलमोस्ट हम एंड पे है। एक टॉपिक होता है रिएक्शन विथ मेटल, ये कर रहे हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। रिएक्शन विथ मेटल ये एक टॉपिक होता है, बहुत सिंपल। रिएक्शन विथ मेटल टॉपिक ये क्या है कि देखो, हमने लिया CH3 CH2Cl, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, क्या है? अब इसका ना मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है, तो पहला होता है अगर हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या होगा? सोडियम ड्राईथर। अगर आपको याद हो तो ये 2Na ड्राईथर, याद आया? वुर्ज रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको? वुर्ज रिएक्शन। एक्चुअली ये भी हम 2 लेते हैं, ये भी 2 लेते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है वुर्ज रिएक्शन, क्योंकि इसमें मेटल यूज हुआ है। वुर्ज रिएक्शन अभी और बताऊंगा, अभी रुक जाओ। तो ये हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, मतलब ऑलमोस्ट एंड है चैप्टर, कुछ खास नहीं, 11th का रिवाइज करवा रहा हूँ।
तो ये हो गया ना वुर्ज रिएक्शन हो गया। वुर्ज रिएक्शन पता क्या होता है, देखो यहाँ पे 2Na है और यहां से Cl निकाल दो। अगर Cl निकाल दोगे तो क्या बचेगा बताओ, 2 बार बचेगा आपका CH3CH2। तो आप बोलोगे भाई मेरे पास, अगर मैं इसको ठीक से लिखूं ना, थोड़ा ट्रिक वाइज लिखो, ट्रिक वाइज, तो इसको ऐसे करते हैं, देखो ऐसे लिखा जाता है वुर्ज रिएक्शन को। टॉपिक का नाम है हमारा वुर्ज रिएक्शन, ध्यान दो। मैं जल्दीबाजी में चैप्टर नहीं खराब कर रहा हूँ, वैसे भी कुछ है नहीं खास इसमें। अब देखो अगर हम वुर्ज रिएक्शन की बात करें तो ऐसे करेंगे हम। देखो आपने जैसे कोई कंपाउंड लिया, मैंने कहा कि भाई मेरे पास CH3Cl है, इसको 2 बार लेना होता है, तो मैं अलग से लिख रहा हूँ। देखो CH3Cl 2 बार लेना होता है, मैं 2 बार लिख दिया इसको। फिर यहाँ लेना हमें होता है 2Na ड्राईथर, 2 सोडियम ड्राईथर लेना होता है प्यारे बच्चों, 2 सोडियम ड्राई ईथर। तुमने 2 सोडियम ड्राईथर ले लिया। अब कुछ नहीं करना, ये 2NaCl का संगम कराना है, प्रेम कराना है, इनका प्यार कराना है, रिश्ता कराना है। इसका रिश्ता करा दिया हमने। अब जब इनका रिश्ता करा देंगे तो हमें बचेगा CH3 2 बार, तो ये जुड़ जाएगा। और रिश्ता कराने के बाद दहेज में जो मिला 2NaCl अलग से मिला, देखो 2NaCl, बस खत्म। यही वुर्ज रिएक्शन है। मतलब आपने क्या किया, मेटल के साथ रिएक्शन करो, मेटल मतलब सोडियम मेटल के साथ। तो जब भी अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऐसा हो जाएगा। वैसे ही होता है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, अब फिटिक क्या होता है, तो जैसे ये था हेलो अल्केन के लिए, वैसे एक होगा हमारा हेलो अरेन के लिए। मान लो क्लोरोबेंजीन तुम्हारी जेब में पड़ा है, तुम्हारी जेब में क्लोरोबेंजीन पड़ा है, तुमने उसमें सोडियम से सोडियम और मिला दिया, सोडियम ड्राईथर से, और 2Na ड्राईथर लगा दिया। तो ये भी आपको पता है 2 बार होगा, कितनी बार होगा, तो अलग से लिख दूं क्या बताओ, अलग से लिख दूं, चलो अलग से लिख देता हूँ। 2 बार लिखना होता है ना इसको, तो अलग से लिख दे रहा हूँ एक बार और। दिल 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 है ये मेरा, तो क्या यार, क्या तुम गाना गा रहे हो मुझसे। देखो सुनो, तो यहाँ ये क्या है 2Na ड्राईथर, क्या है ये 2Na ड्राईथर, तो ये 2NaCl निकाल देंगे तो क्या होगा, 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, 2 बेंजीन जुड़ जाएंगे ना आपस में, बड़ा इजी। इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक है आपके पास वुर्ज रिएक्शन, जिसमें आप हेलो अल्केन को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो। दूसरा है आपके पास हेलो अरेन को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो। इसमें भी CH3 जुड़ रहे हैं आपस में, इसमें भी दोनों बेंजीन आपस में जुड़ रहे। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे वुर्ज रिएक्शन को। देखो यहां लिखवा रहा हूं मैं, देखो कि भाई 2CH3Cl था, उसमें डाला हमने 2Na ड्राईथर 2Na ड्राईथर, तो आपको मिल गया CH3NaCl। ठीक है, ऐसे अलग अलग करके ट्रिक वाइज नहीं लिखना है। वैसे इसको कैसे लिखोगे बताओ, एग्जाम में लिखना होगा तो हाँ, यहाँ 2 लिख दोगे, ऊपर क्लोरीन, यहाँ पर 2Na ड्राईथर। समझे मेरी बात को, और आपको फिर वही आंसर लिखना है। समझ में आया, तो एग्जाम में लिखने का तरीका ऐसे होगा, पर हम अभी अलग अलग लिख के दिखाए आपको। बात समझ में आया। तो रिएक्शन विद मेटल में ना, एक है वुर्ज रिएक्शन, एक है फिटिक रिएक्शन। क्या है, वुर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन हेलो अल्केन के लिए, फिटिक मतलब अरेन्स के लिए, एरोमेटिक्स के लिए, बेंजीन वाले के लिए। अब मैं तुम लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूं, तुम देखो इजीली आंसर दोगे। वुर्ज फिटिक, बता भाई वुर्ज फिटिक में क्या होगा, फिटिंग लिख दिया मैंने, फिटिक होता है, फिटिक छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है स्पेलिंग से। अगर इसका नाम रामलाल होता तो इजी पड़ता हम लोग के लिए, वुर्ज है, फिटिक है तेरी। अब मेरी बात सुनो, अब मैं कहता हूँ वुर्ज फिटिक, यानी कि हमने क्या लिया CH3Cl, फिटिक मतलब समझ में आया, अरे नहीं आया क्या। अब ड्राईथर डाल देंगे, 2Na ड्राईथर, यानी वुर्ज भी लगा दिया और फिटिक भी लगा दिया। क्या बन गया देखो, बेंजीन के ऊपर CH3, क्योंकि ये Cl 2 सोडियम निकल गया, तो बेंजीन और CH3 आपस में जुड़ गए। आपका 2NaCl यहां से चाहो तो निकाल सकते हो ट्रिक के तौर पे, है ना, 2NaCl बन जाएगा। तो ये वुर्ज फिटिक हो गया। तो रिएक्शन विद क्या पढ़ रहे हैं हम, मेटल, वुर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुर्ज फिटिक रिएक्शन। फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो रिएक्शन विद मेटल में एक और चीज कर रहे हैं हम,
फोर्थ हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल में, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फ्यूचर इसके बिना अधूरा है तुम्हारा, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई CH3CH2Cl है ना, और इस बार हम सोडियम नहीं मैग्नीशियम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैग्नीशियम भी ड्राई एसिड ड्राई ईथर, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, सोडियम नहीं मैग्नीशियम। तो ये जो कंपाउंड बन के निकलेगा ऐसा निकलता है, देखो CH3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, CH3CH2 MgCl। अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो वेरी फेमस नाम यहाँ MgBr बनता, MgBr। अब खास बात क्या है कि जो MgBr वाला पार्ट है इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मानते हैं आप, मेरी बात समझे। तो आप क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो रिएक्शन विथ मेटल अगर Mg डालेंगे तो Br के बगल में क्या लग जाएगा Mg, तो MgBr बन जाएगा। ये जो बन के तैयार हुआ इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ट रिएजेंट, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट, ध्यान रखना। और हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा ड्राई कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। अगर यहाँ पर ड्राई कंडीशन नहीं हुआ, क्या बोला हमने, अगर ड्राई कंडीशन नहीं हुआ, मान लो हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, बाई चांस पानी का कुछ बूंद आ गया, ऐसे रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटर आ गया, क्या आ गया, वाटर, क्या आ गया, तो वाटर आने से पता है क्या होगा, देखो वाटर आने से ये होता है कि ये जो पानी है, पानी के अंदर होता है HOH, H, तो ये जो प्लस वाला पार्ट है इस OH माइनस, पता ना आपको OH माइनस होगा, देखो H प्लस OH माइनस, पानी मतलब H प्लस OH माइनस, तो ये जो MgBr का पॉजिटिव पार्ट है वो OH माइनस के साथ प्यार कर लेता है, इन दोनों के आपस में संबंध बनते हैं, जायज संबंध। कैसे बनते हैं, अरे जायज है बिल्कुल, प्लस माइनस में जायज संबंध। तो जायज संबंध बनेगा तो क्या निकल जाएगा, देखो MgBr एंड OH बाहर निकल जाते हैं, यहाँ क्या बचता है बताओ, CH3CH2H, इस माइनस इस प्लस के बीच में एक जायज संबंध होगा, क्या होगा, जायज, तो ये बन जाएगा CH3CH3, तो आपको अल्केन मिल गया, क्या मिल गया, अल्केन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया जब इसको हम ग्रिग्नार्ट रिएजेंट, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ट रिएजेंट, डरना नहीं है, ये जो पीला पार्ट में है ग्रिग्नार्ट रिएजेंट है, कि ग्रिग्नार्ट रिएजेंट ड्राई कंडीशन में ही क्यों प्रिपेयर करे, ड्राई मतलब एनहाइड्रस कंडीशन। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट GR प्रिपेयर्ड, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस समझते हो, जहां पर पानी ना हो, एनहाइड्रस कंडीशन, व्हाई, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर अल्केन इज फॉर्म्ड, अल्केन इज, बात समझ पा रहे हो, अगर ग्रिग्नार्ट रिएजेंट को हल्का फुल्का मॉइस्चर दे दोगे तो वो अल्केन बना लेगा, क्या फायदा फिर, बात समझ पा रहे हो। तो छोटी सी बात आप ध्यान रखोगे कि अगर हम हेलो अल्केन को या हेलो अरेन को, अभी तो हम अल्केन की बात कर रहे हैं, तो अगर हेलो अल्केन को मैग्नीशियम ड्राइईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ट रिएजेंट मिलता है, क्या मिलता है, और ग्रिग्नार्ट रिएजेंट में अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, तो MgBrOH बाहर निकल जाएगा, समझ में आ गया, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पर एनहाइड्रस वर्ड का मतलब है एक तरह से सूखा, मान लो कि पानी वानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा ना तो कहानी कुछ और हो जाएगा। आपका एक ग्रिग्नार्ट रिएजेंट है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, अल्केन बन के रेडी हो गया, अब बचा क्या, बचा ही नहीं वो बंदा, वो खत्म ही हो गया ग्रिग्नार्ट रिएजेंट, मेरी बात ही सुने। अच्छा, तो ये हमने रिएक्शन विथ मेटल पढ़ा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, मतलब अभी तो मेरे को बहुत कुछ कराना है, चलो फिर भी एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन ये है कि यार देखो, आपका जो क्लोरोबेंजीन है, इसमें क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, ध्यान दो, ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी खास बात क्या है, क्लोरोबेंजीन की खास बात ये है कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पता है आपको, बेंजीन के ऊपर जो क्लोरीन है उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब लोग कहते हैं कि सर क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या करेगा, क्लोरीन जो है, क्लोरीन, वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऊपर, इसको हम बोलते हैं पता क्या, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, क्या बोलते हैं, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लेगा माइनस आई इफेक्ट की हेल्प से, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेगा ना,
तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, बेंजीन के ऊपर। अगर बेंजीन से कोई बंदा रिएक्शन करने आया, मान लो मैंने कहा कि बेंजीन से कोई बंदा आ रहा है CH3 पॉजिटिव रिएक्शन करने, ये बेंजीन है, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो बेंजीन खुद ही क्या बन गया? आप कोई पॉजिटिव इससे रिएक्शन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन होता है रिएक्शन, रिएक्शन तो क्या लॉजिक है? वही तो क्वेश्चन हमारा ये आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरीन या हेलोजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, येट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और अगर कोई बंदा CH3 पॉजिटिव रिएक्शन करने आया तो ये मना कर देगा। लेकिन होता क्या, रियल ये है कि जब इसके बंदे के पास ये जो बंदा है इसके पास CH3 पॉजिटिव आता है तो ये कहता है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, यहां लग जाओ राजा, तो यहां पर जाके ऑर्थो पे और पैरा पे बंदों को लगा देता है। ये आपका ऑर्थो पोजीशन है और ये आपका पैरा पोजीशन है। तो मुद्दा ये है कि ऐसा क्यों? क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इनको पॉजिटिव कर देगा, क्या कर देगा? और पॉजिटिव में कभी रिपल्शन होगा ही होगा, रिपल्शन होगा तो आंसर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां पर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, ये पॉजिटिव भी हो जाएगा और पॉजिटिव में रिएक्शन भी हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये समझाइए सर, इस वेद को खोलिए। तो अभी खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं वेद को अनबॉक्सिंग करना बड़ा आसान है। देखो अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का। मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ समझ ना आए तो इस चैप्टर में रेजोनेंस लिख दिया करो, किस कलर की चड्डी पहनी है रेजोनेंस, है ऐसे नहीं, फिर भी अब यहां पर क्या है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के, देखो क्लोरीन के पास दो शक्ति है, एक इलेक्ट्रॉन खींच के रखने की जो शक्ति है वही अभिशाप है, नहीं समझे? जो शक्ति है वही कैसे? अब इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये शक्ति भी और अभिशाप भी है, कैसे? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में भाग जाएंगे। अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो रेजोनेंस नहीं होता। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी जेब में रखता है, लेकिन यहां पर प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है। क्या शो करता है? प्लस आर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन देना, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देना होता है प्लस आर इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो गया तो ये जो प्लस है, इस प्लस का नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोफाइल। सबको पता होगा ये। अब ये इलेक्ट्रोफाइल खुलेआम यहां जाके लगेगा। अब एक और छोटी सी बात है, इलेक्ट्रॉन खींचता है 1 तो देता है 2, इलेक्ट्रॉन खींचता है आधा तो देता है 10। मतलब जो खींचने वाला है ना माइनस आई इफेक्ट, वो कमजोर होता है एज कंपेयर टू प्लस आर इफेक्ट। मेरी बात समझे? इलेक्ट्रॉन खींचने को बोलते हैं हम माइनस आई, देने को बोलते हैं प्लस आर। प्लस आर है यहाँ पे, रेजोनेंस है ना, तो यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, पावरफुल होता है। तो कौन जीता ओवरऑल बताओ? और प्लस आर जीतेगा तो बेंजीन कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। और बेंजीन नेगेटिव बन जाएगा तो उसमें पॉजिटिव का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हेलोजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग येट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, उसके बाद भी ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन करवा रहा है, ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन, तो रीजन क्या होगा इसका? रीजन ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। तो हम बोलेंगे भैया देखो इसका आंसर है, करके दिखाओगे आप यहाँ पे, इसका आंसर आप करके दिखाओगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, आप रेजोनेंस करके दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, है ना, प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन की भीड़ है
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at ortho and para position as plus R effect dominates समझते हो, dominates over माइनस आई इफेक्ट. जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट है उससे ज्यादा प्लस आर इफेक्ट होता है. हमारा समझ में आया? एज शोन इन फिगर, एज शोन इन डायग्राम. आपको डायग्राम बना के दिखाना है. समझ में आ गया? रेजोनेंस वाला. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऐसे रेजोनेंस का डायग्राम बना के दिखाओगे. रेजोनेंस आपको आना चाहिए क्लोरोबेंजीन का. जिसको नहीं आता जाओ यूट्यूब पे मेरे से देख लो. तो हेलोजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग येट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. रीजन समझ में आ गया? Due to plus R effect, electron density increases at ortho and para position as plus R effect dominates over minus I. जो प्लस आर इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति है वो लेने की शक्ति से ज्यादा है. इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर आएगा? इलेक्ट्रॉन की भीड़ कहां पे आएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन की भीड़ आएगा ऑर्थो एंड पैरा पे. इसीलिए जो पॉजिटिव वाला बंदा है कहां रिएक्शन करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे. बात समझ में आ गया? तो फटाफट नोट कर लो. तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं तुम्हें, ध्यान दो. मैंने कहा ये मेरा क्लोरोबेंजीन है, ध्यान से. अगर क्लोरोबेंजीन में मैं डालूंगा, आप लोगों ने बचपन में किया है सब, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4. इसको हम नाइट्रेशन कहते हैं. किसी को पता है? नाइट्रेशन कहते हैं. एक्चुअली में इन दोनों को मिलाने से, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो NO2 पॉजिटिव पैदा होता है. अब मुझे इतना बता दो कि जब HNO3 डालते हैं और H2SO4 डालते हैं तो NO2 पॉजिटिव कहां जाएगा? इतना बता दो बस. ऑर्थो एंड पैरा पे. क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कोई हेलोजन होगा वो ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन करवाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन पहुंचाने की वजह से. क्योंकि पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव कहां रिएक्शन करेगा? नेगेटिव के पास. और नेगेटिव कहां पे आता है? यहां पर और यहां पर. क्यों आता है? रेजोनेंस यहां पावरफुल होता है. इसको नाइट्रेशन कहते हैं. वैसे अगर इसके अंदर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं, इसको हम सल्फोनेशन कहते हैं. सल्फोनेशन से क्या होता है? तो सल्फोनेशन से आपको मिलता है SO3H पॉजिटिव. अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव कहां जाके लगेगा? बताओ जल्दी बताओ. ऑर्थो पैरा, यानी SO3H यहां लगेगा. चाहे तो तुम अलग से ही बना सकते हो. ऐसे मेरी बात नहीं समझे? जैसे मैंने एक ही में बना दिया ना, तुम अलग अलग बना दो. जैसे इसको भी तुम अलग अलग बना सकते हो. ऐसे देखो, अलग से ही बनाना चाहिए तुम्हें, वैसे बताऊं मैं तो. एक अच्छा क्लोरीन क्यों लगाया मैंने यहाँ पे? तुम लोग पागल हो क्या? बन कौन रहा है? NO2 पॉजिटिव ना, तो यही तो लगेगा यहाँ. NO2, ये क्लोरीन सेम, यहाँ पर NO2. मेरी बात ही समझे? एक बार NO2 आपका यहां लगेगा और एक बार NO2 यहां. क्लोरोबेंजीन के, अरे यार तुम क्या कर रहे हो? नहीं समझे मेरी बात? देखो ये है आपका क्लोरोबेंजीन. दोबारा एक क्लोरोबेंजीन बना दो. अब इस क्लोरोबेंजीन के एक बार ऑर्थो पे रिएक्शन करवा दो यहां पर NO2 को, और एक बार यहां पर NO2 लगा दो. वैसे ही क्लोरोबेंजीन के एक बार ऑर्थो पे SO3H लगा दिया और एक बार यहां. यानी क्लोरोबेंजीन तो सेम ही रहेगा. देखो ये क्लोरोबेंजीन सेम ही रहेगा. क्लोरोबेंजीन में कोई चेंज नहीं आएगा. बस एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर कौन लग जाएगा? SO3H. कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का. वैसे इसको बोलते हैं सल्फोनेशन. वैसे ही अपने पास है जैसे ये CH3Cl विथ एनहाइड्रस AlCl3. CH3Cl विथ एनहाइड्रस AlCl3. तो ये जो क्लोरीन है निकल जाता है यहां से. मैं समझा रहा हूं. देखो एक्चुअली में पहले हमने बात करी क्या इसके बारे में? कर ली इसी चैप्टर में. देखो ये जो AlCl3 होता है, AlCl3 की खास बात क्या है कि ये जो बंदा होता है ना, ये होता है लुईस एसिड. क्या होता है ये? लुईस एसिड. मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों. तो जो आपका लुईस एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. तो क्या करता है? हमेशा यहां का एक क्लोरीन खा जाएगा. प्रिपरेशन ऑफ हेलो और एन में हमने ये किया होगा.
AlCl3 के बारे में, AlCl3 FeCl3 किया होगा हमने, पता है आपको? Fe डार्क, कोई नोटबुक लाया है? तुम गधे हो, अभी चेक करूंगा, पता लग जाएगा। तो जो AlCl3 होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये Cl को खा जाएगा। AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक क्लोरीन यहां से खा जाएगा, जिसकी वजह से इस पे आएगा पॉजिटिव। क्या जाएगा? हमें पहले से पता है CH3 पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो सोचो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो क्लोरीन तो सेम रहेगा हमारा, एक बार CH3 क्या लग जाएगा? ऑर्थो पे, और अगली बार पैरा पे। तो क्लोरोबेंजीन तो सेम ही रहेगा, इसके पैरा पर CH3 लगा देंगे हम। तो इस ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये सब 11th में था, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं आपको। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मेरी बात समझे? अब एक और हम पढ़ लेते हैं, असाइलेशन। बाकी और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्हीं सब चीजों को। तो अगर इसमें हम डालेंगे CH3, C डबल बॉन्ड O Cl, एनहाइड्रस AlCl3। दोबारा AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस Cl को खा जाएगा। अगर ये Cl गया तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। आपको पता ना Cl नेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव होता है। तो सोचो क्या होगा? तो ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है कहाँ का लगेगा बताओ? अगर ये हमारा क्लोरोबेंजीन है प्यारे बच्चों, तो एक बार कहाँ लग जाएगा? ये पॉजिटिव ना, तो C डबल बॉन्ड O CH3, इस कार्बन को जोड़ना है, इस कार्बन को, C डबल बॉन्ड O CH3 कहाँ लग गया? एक बार ऑर्थो पे, और अगली बार कहाँ लगेगा बताओ? तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन पैरा पे लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, या एसिटाइलेशन भी बोलते हैं, पर अभी एसाइलेशन बोलते हो, फ्यूचर में आएगा ये सब। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? आपको मैंने ये सिखाया कि भैया जो क्लोरोबेंजीन है ना, या फिर जो हेलो अरेन है, बेंजीन रिंग वाला, रिएक्शन कहां कहां करवाता है? ऑर्थो पैरा पे। जो बंदा भी डालोगे ऑर्थो पैरा पे लगेगा। और इनको आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मार के अच्छे समझना पड़ेगा। तो इसे नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम बढ़िया बढ़िया इसके ऊपर, है ना? सब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो मन में आ रहा है वो करा देता हूं, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि भाई एक होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब होता है भाई कोई नेगेटिव वाला बंदा, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास कोई बेंजीन है और इसके ऊपर क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो इसको आप बोलते हो हेलोरेन। क्या बोलते हो? हेलोरेन्स। तो हेलोरेन्स जो होते हैं ना, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक है ये, फिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने अभी पढ़ा कि जो आपका ये है कंपाउंड, वो रिएक्शन करता है CH3 पॉजिटिव जैसी चीजों से, इलेक्ट्रोफाइल से करता है। कैसे करता है? पढ़ा ना अभी कि आपका जो कंपाउंड है इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है, इसका मतलब किससे रिएक्शन नहीं करता है बताओ? न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करता है। नहीं समझे मेरी बात को? अरे बेवकूफो, अगर मैं यहां पर एक बार CH3 पॉजिटिव लिख दूं और एक बार OH माइनस लिख दूं, तो किससे रिएक्शन करेगा? ये CH3 पॉजिटिव से करेगा। पीछे यही तो पढ़ा है तुमने यही तो पढ़ा है कि यहां पर इधर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से यहां पर नेगेटिव आता है, यहां पे नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव से कौन रिएक्शन करेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो वही लिखा है, तो पढ़ो इसको। क्या लिखा है कि जो हेलोरेन्स है वो लेस रिएक्टिव है। क्या है? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। इस बंदे के साथ लेस रिएक्टिव है। क्या रीजन है बताओ? तो हम इसके रीजन जानते हैं। पहला तो ये कि भाई यहां पर रेजोनेंस होगा। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। पता है आप लोगों को कि अगर रेजोनेंस होगा तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? अब जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, मेरी बात समझ पा रहे हो? अभी थोड़ा और समझते हैं। देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हार्ड टू ब्रेक होता है। क्या होता है? पढ़ा आप लोगों ने? डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो पहला रीजन तो ये है, पहला रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस, इसके बारे में लिख चुके हैं बढ़िया से, ड्यू टू रेजोनेंस डबल
पार्शियल डबल बॉन्ड, कौन सा वाला? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइजेस, कैरेक्टर अराइजेस which makes bond difficult to break, bond difficult to break, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो पहला रीजन तो ये है कि अगर आप चाहते हो कि भाई ये क्लोरीन हट जाए और कोई और जाके लग जाए तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है बताओ? क्योंकि यहां पर क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइजेस विच मेक्स बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, आगे बताओ। तो पहला रीजन तो हमने लिख दिया कि हेलो ऑरेंज लेस रिएक्टिव। एक्चुअली मेन हमारा क्वेश्चन ये है, मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है, ये हमारा टॉपिक है एक्चुअली में। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक्चुअली में हमारा टॉपिक ही यही है। कहाँ गया? ये हमारा टॉपिक है, इसको उठा के मैं ऊपर रख देता हूं, ठीक है। हमारा ये टॉपिक है ये कि हेलो ऑरेंज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो पहला रीजन समझ में आ गया। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा ये है कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जो है खुद ही नेगेटिव है एक तरह से। अरे बेंजीन रिंग तो खुद ही नेगेटिव है और आप कह रहे हो कि भाई नेगेटिव से रिएक्शन करवा दो, रिपल्शन, ठीक है। तो बेंजीन रिंग क्या है? नेगेटिव। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, देयर मे बी रिपल्शन, देयर मे बी रिपल्शन, देयर मे बी रिपल्शन, है ना। तो ये सिंपल भाषा में हम बातें कर रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, देयर मे बी रिपल्शन। तो दूसरा रीजन तो ये हो गया। तीसरा रीजन ये है, तीसरा ये रीजन कि मान लेते हैं कि हमने ना बाई चांस इसको तोड़ दिया, रिएक्शन करवा दिया हमने, क्लोरीन को तोड़ दिया, तो क्लोरीन को तोड़ने पर इस पे आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? मैंने कहा कि मान लेते एक पल के लिए रिएक्शन हो गया, मतलब सॉरी ये क्लोरीन टूट गया, क्लोरीन टूट गया मान लो, वैसे तो टूटेगा नहीं पर मान लो टूट गया, तो टूटने के बाद इसको बोलते हैं हम फिनाइल कार्बोकटाइन। क्या बोलते हैं? फिनाइल कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन जो होता है हाईली अनस्टेबल, हाईली क्या होता है? अब मेरी बात सुनो, मैं हूं क्लोरोबेंजीन, एक बार भावनाओं में आके मैं टूट गया और खुद हो गया बहुत अनस्टेबल, तो क्या अगली बार टूटूंगा? नहीं। तो यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर फिनाइल कार्बोकटाइन बन जाता है तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, इसका मतलब अगली बार वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो फिनाइल कार्बोकटाइन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होता है। अगर वो अनस्टेबल है तो अगली बार रिएक्शन वो नहीं करेगा। तो ये थर्ड रीजन है। और रीजन बता रहा हूं मैं आपको, और रीजन हमारे पास क्या? फोर्थ रीजन देखो, फोर्थ रीजन ये है कि यहां पर जो कार्बन होता है ना, कार्बन, ये वाला कार्बन, तो sp2 कार्बन होता है। ये किसी को पता नहीं होगा, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो ये जो कार्बन होता है, कार्बन कौन सा वाला कार्बन? क्लोरीन वाला कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन which is more electronegative, hence hold the electron tightly। इसका मतलब मैं भी समझाऊंगा, रुक जाओ। होल्ड, ये सब मैं क्यों लिखवा रहा हूं इतना डिटेल में, उसके पीछे रीजन है। होल्ड द इलेक्ट्रॉन टाइटली, and makes bond difficult to break, ठीक है। ये चलो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लिख दिया, चलो ये वाली बात नहीं लिखोगे, चलो लिख देना, कोई बात नहीं, पर ट्राई करना कि अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि भैया हमारा जो बंदा है वो है लेस रिएक्टिव। क्या है? 3 रीजन लिख के दिखाओ, एग्जाम में आ गया तो। पहला पार्शियल बॉन्ड, एक्चुअली पहला और चौथा एक जैसा ही है, पहला चौथा एक ही है।
पर छोड़ो, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या, बेंजीन खुद ही नेगेटिव है तो नेगेटिव से रिएक्शन क्यों करेगा। तीसरा, अगर हम मान लेते हैं बाई चांस रिएक्शन हो भी गया हो रहा है तो हाईली अनस्टेबल काम होगा, जो फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा हाईली अनस्टेबल। तो एक रीजन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा कि रिएक्शन नहीं होगा। और चौथा ये कि ये जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, पता है किसी को, जब भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो हमेशा होता है sp2, पता है किसी को नहीं पता, ये सबको पता होना चाहिए भाई। ये वाला जो कार्बन होगा ना, ये वाला कार्बन, ये sp2 होगा और sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पढ़ा आप लोगों ने, sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, इलेक्ट्रॉन को, तो वही कह रहा हूं मैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, hence hold the electron tightly and makes bond difficult to break। वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है, जाने नहीं दूंगा, जाने तुझे, समझ रहे हो। तो क्या वो बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा, टूटेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ये मैंने बहुत रफली बताया, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने रफली बताया है, पर बाकी पॉइंट्स मैंने आपको थोड़ा बुक के हिसाब से बताया, ठीक है। सो ये टॉपिक है हेलो अरेन्स आर लेस रिएक्टिव। क्या ऑल क्लियर है, बताओ कि जो हेलो अरेन्स से कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्या बात समझ में आ गई, तो नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों देखो, ऑलमोस्ट हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, उस अल्कोहल में अगर हम ये डाल देंगे NaBr प्लस H2SO4, तो बताओ क्या बनेगा, बताओ। एक अल्कोहल के अंदर NaBr डाला हमने, NaBr H2SO4, तो क्या बनेगा बताओ। ये जो ब्रोमीन है यहां लग जाएगा, तो CH3Br, CH3, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो मेन प्रोडक्ट लिखना, हम सिर्फ मेन लिख रहे, क्या लिख रहे, मेन। तो क्वेश्चन में लिखा है राइट द मेजर प्रोडक्ट, कि आपको मेन प्रोडक्ट लिखो। तो देखो NaBr और H2SO4 दिखाई दे तो आपको सिर्फ ब्रोमीन लगा देना, क्या लगा देना है, अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल में Br लग गया। वैसे ही प्यारे बच्चों और एक कुछ क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको अल्कोहल दिखाई दे, उसमें डालोगे रेड फोस्फोरस, क्या डालोगे, रेड फोस्फोरस, और कोई भी हेलोजन डालोगे, बाई चांस मैंने डाल दिया आपका क्लोरीन Cl2, रेड फोस्फोरस Cl2, क्या डाल दिया मैंने, रेड फोस्फोरस Cl2, या फिर मैं डाल दूंगा Br2, Cl2 या Br2 डालेंगे तो क्या होगा बताओ, यहां पर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा या तो Br लग जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन करा रहा हूं कि NaBr हो तो Br लग जाएगा, रेड फोस्फोरस Cl2 हो तो Cl लग जाएगा, OH की जगह पर आपको OH को रिप्लेस करना है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मान लो CH3OH है, हमने डाल दिया इसके अंदर PCl5, तो बताओ क्या लग जाएगा, CH3Cl। अगर सेम PCl3 भी डालोगे ना तब भी Cl लग जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। तो बस 2-3 क्वेश्चन ये हो गए हमारे, यानी कुल मिला के ना चैप्टर खत्म हो गया। हम बस ये मजे ले रहे कि कुछ टफ क्वेश्चन करा रहे कि Br लगेगा तो क्या होगा, ये लगेगा तो क्या होगा। देखो ऑलमोस्ट इस चैप्टर में सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है मेरे हिसाब से, तो कुछ नहीं बचा है, एक बार आप देख के बताना मेरे को कुछ बचा है तो। अब मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, देखो चैप्टर हमने बहुत दिल से खत्म किया, अभी अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से। अभी ये चैप्टर आपका नहीं हुआ है, अगर आपको सिर्फ 10% भी आ गया ना चैप्टर का, तो हम इतनी बार रिवाइज करने वाले, इस चैप्टर पे इतने सारे क्वेश्चन करने वाले, इतनी बार हम रिवाइज करने वाले हैं कि आपको अपने आप आ जाएगा। रुक जाओ, पहले इस चैप्टर में एक पार्ट होता है, ध्यान दो, एक पार्ट होता है एप्लीकेशन, कि भाई जो हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या, जैसे क्लोरोफॉर्म है तो हमने क्लोरोफॉर्म पढ़ा था ना, CS मतलब एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, तो हमने क्लोरोफॉर्म पढ़ा CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म का क्या यूज है, आपने CCl4 बना दिया मान लो, तो इसका क्या यूज है, आपने इसमें होता है फिरोन्स DDT, इससे क्या होगा, कौन हम खेत में इस्तेमाल करते हैं, कौन कहाँ। तो एक पार्ट मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, और बाकी मैं जब क्वेश्चंस इसके कराऊंगा तो मोटी छोटी मोटी बातों को मेंशन कर लेंगे। क्या है वो पार्ट, वो पार्ट है एप्लीकेशन, इस चैप्टर का यूज कैसे करेंगे हम, वो आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना कि भाई अगर क्लोरोफॉर्म अगर चला जाए तो लीवर खराब हो जाता है, अगर ये चला जाए तो जीवन खराब हो जाता है, ये चला जाए तो पेड़ जमीन खराब हो जाता है, और ठीक से पढ़ के नहीं गए तो जीवन खराब हो जाता है। समझे मेरी बात को। तो कुल मिला के बात यह है कि एप्लीकेशन वाला पार्ट मैंने आपको थोड़ा सा नहीं करवाया है, क्योंकि वो खुद कर लोगे आप, कुछ तो मेहनत करो, खुद तो किताब में घुसो, कहाँ घुसे हुए हो, किताब में घुसो।
सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। भगवान आपका खूब भला करे। एंजॉय योर डे।